बांग्लादेश में हाल ही में चुनाव हुए और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना चौथा कार्यकाल शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही भारत बांग्लादेश के रिश्ते एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने सबसे पहले बधाई दी। हाँ, जो दिखाता है कि दोनों देशों के बीच ये रिश्ता कितना गहरा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि दोनों सरकारें इस रिश्ते को कितना अहम मानती हैं। और ये रिश्ता सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, इसकी जड़ें तो इतिहास, संस्कृति और यूं कहें कि हमारी नदियों में भी हैं। सही बात है। लेकिन जैसा कि हमें मिले स्रोतों में साफ दिखता है, इस दोस्ती की कहानी में कुछ पेचीदा मोड़ भी हैं। एक तरफ जबरदस्त सहयोग है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जो दशकों से सुलझ नहीं पाई हैं। हाँ, और पेचीदा शायद सही शब्द है। कुछ चुनौतियां तो ऐसी हैं जो कभी-कभी सहयोग की पूरी इमारत को हिला सकती हैं। तो आज हमें मिले दस्तावेजों के आधार पर हम इसी रिश्ते की परतों को खोलेंगे। बिल्कुल। 1971 से लेकर आज के दौर तक दोस्ती और मुश्किलों के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस रिश्ते की कहानी शुरू हुई। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। भारत ने उस वक्त बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो सैन्य और दूसरी मदद दी, उसने एक भावनात्मक नींव रखी। ये नींव बहुत मजबूत थी, लेकिन इतिहास कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। सही है। 1971 की इतनी गहरी दोस्ती के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों में, खासकर 1970s के दशक के मध्य में, रिश्तों में खटास आने लगी? ये एक जरूरी सवाल है। क्या ये सिर्फ बांग्लादेश में आए सैन्य शासन का नतीजा था या कुछ और भी वजहें थी? देखिए, मुख्य वजह तो सैन्य शासन ही था, जिसने एक भारत विरोधी माहौल बनाया। अच्छा। उस दौर में सीमा विवाद और पानी के बंटवारे जैसे मुद्दे अचानक से बहुत बड़े हो गए। लेकिन असली मोड़ तो 1996 में आया है ना, जब शेख हसीना सत्ता में लौटी। हाँ बिल्कुल, उनके आते ही गंगा जल के बंटवारे पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। और पानी का मुद्दा तो हमेशा से बहुत संवेदनशील रहा है। बहुत ज्यादा। इसलिए इस समझौते ने सालों से जमी अविश्वास की बर्फ को पिघला दिया और सहयोग का एक नया दौर शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। और आज ये सहयोग सिर्फ पानी या सीमा तक ही सीमित नहीं है, सही? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ये रिश्ता बहुत आगे निकल चुका है। अब बात व्यापार, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और यहाँ तक कि रक्षा सहयोग तक पहुँच गई है। असल में इन क्षेत्रों में सहयोग की गहराई ही आज इस रिश्ते की असली ताकत है। तो चलिए आर्थिक मोर्चे से शुरू करते हैं। यहाँ कुछ आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ। एक स्रोत के मुताबिक 2021-22 में दोनों देशों के बीच व्यापार 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया था। हाँ, और ये इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि इससे ठीक एक साल पहले ये आंकड़ा करीब 10.8 बिलियन डॉलर था। 8 बिलियन डॉलर का उछाल। जबरदस्त उछाल। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये दिखाता है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और बांग्लादेश की आर्थिक महत्वाकांक्षाएं जमीन पर काम कर रही हैं। लेकिन ये भी सच है कि कोविड और यूक्रेन युद्ध के चलते 2022-23 में इसमें थोड़ी गिरावट आई। हाँ, वो तो वैश्विक असर था। एक और दिलचस्प बात जो स्रोतों में सामने आती है वो ये है कि भारत भी बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। बिल्कुल, ये एक ऐसा आर्थिक रिश्ता है जो एक तरह से चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक मजबूत दीवार बन सकता है। और शायद इसी वजह से दोनों देश सीपा पर तेजी से काम कर रहे हैं। हाँ, सीपा बहुत जरूरी है। सीपा का जिक्र बार बार आ रहा है, ये असल में है क्या और इतने जरूरी क्यों है? तो सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इसे आप एक तरह का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA समझ सकती हैं, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा, कैसे? इसमें सिर्फ सामान पर टैक्स कम नहीं होता, बल्कि निवेश, सर्विस, टेक्नोलॉजी, इन सब मुद्दों पर भी नियम तय होते हैं। और इसकी जरूरत अभी क्यों पड़ रही है? देखिए, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। बांग्लादेश तेजी से तरक्की कर रहा है और 2026 तक वो अल्प विकसित देश यानी LDC की लिस्ट से बाहर हो जाएगा, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होगा कि उसे भारतीय बाजार में जो बिना टैक्स के सामान बेचने की छूट मिलती है वो खत्म हो जाएगी। ओह अच्छा। तो सीपीआ एक तरह से उस स्थिति के लिए एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच का काम करेगा ताकि व्यापार पर कोई बुरा असर ना पड़े। लेकिन यहाँ एक पेच भी है। स्रोत बताते हैं कि बांग्लादेश एक तरफ भारत के साथ ये समझौता चाहता है, तो दूसरी तरफ वो चीन वाले RCEP में भी दिलचस्पी दिखा रहा है। RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हाँ, जो एक बड़ा ट्रेड ब्लॉक है और भारत इसका हिस्सा नहीं है।
तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यही भारत के लिए एक रणनीतिक चिंता है। देखिए, बांग्लादेश अपने आर्थिक हितों के लिए दोनों बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी मजबूरी भी है और होशियारी भी। बिल्कुल। लेकिन भारत के लिए एक क्षेत्र में चीन का बढ़ता दखल जाहिर है, चिंता की बात तो है। ये तो हुई व्यापार की बात। कनेक्टिविटी तो जैसे इस रिश्ते की नसें बन रही हैं, है ना? सही कहा आपने। नसें जो व्यापार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही हैं। और इन नसों को मजबूत करने के लिए भारत ने 2010 से अब तक बांग्लादेश को $7 बिलियन से ज्यादा का कर्ज दिया है। और ये ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है। हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे ताजा और बेहतरीन उदाहरण है अखौरा अगरतला रेल लिंक। इससे जमीनी स्तर पर क्या बदल रहा है? इसे ऐसे समझिए, त्रिपुरा में कोई छोटा कारोबारी है, ठीक है, जो पहले अपना माल कोलकाता बंदरगाह तक भेजने के लिए हफ्तों लगा देता था और हजारों रुपए खर्च करता था। हाँ। ठीक किस्मत बदलने की क्षमता रखता है। और मटाबारी बंदरगाह का भी जिक्र है। हाँ, भारत की नजर उस पर भी है, जिसे बांग्लादेश बना रहा है। वो भविष्य में ढाका और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला एक अहम औद्योगिक कॉरिडोर बन सकता है। जबरदस्त। कनेक्टिविटी के बाद किसी भी देश को चलाने के लिए ऊर्जा भी चाहिए, और यहाँ भी दोनों देशों का सहयोग काफी दिलचस्प लगता है। हाँ, बांग्लादेश अपने बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत पर काफी निर्भर है। वो भारत से बिजली खरीदता है ना? हाँ, लगभग 2000 मेगावाट बिजली। लेकिन सबसे अनोखा उदाहरण है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। इसमें रूस, बांग्लादेश और भारत तीनों शामिल है। ये कैसे काम कर रहा है? ये त्रिपक्षीय सहयोग अपने आप में एक कूटनीतिक कहानी है। सोचिए, एक प्रोजेक्ट जिसमें रूस का दिमाग है, मतलब तकनीक, बांग्लादेश की जमीन है और भारत का हाथ है उसे लागू करने में मदद करने के लिए। आज की दुनिया में ऐसा कॉम्बिनेशन देखना वाकई दुर्लभ है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि इन देशों के रिश्ते कितने परिपक्व हो चुके हैं। और रक्षा के मोर्चे पर स्थिति कैसी है? रक्षा सहयोग की नींव हमारी 4096.7 किलोमीटर लंबी साझा सीमा है। ये भारत की किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी जमीनी सीमा है। सही कहा। और इतनी लंबी सीमा का प्रबंधन बिना गहरे आपसी भरोसे और सहयोग के हो ही नहीं सकता। क्या सेना के स्तर पर भी कोई तालमेल है? बिल्कुल। दोनों देशों की सेनाएं अभ्यास संप्रीति और नौसेनाएं अभ्यास बोंगो सागर नाम से नियमित रूप से जॉइंट एक्सरसाइज करती हैं। अच्छा। और ये सिर्फ फौजी अभ्यास नहीं होते, ये आपसी विश्वास बनाने की प्रक्रिया है। इसके अलावा सार्क, बिम्स्टेक और IORA जैसे क्षेत्रीय मंचों पर भी दोनों देश मिलकर काम करते हैं। जो इस पूरे क्षेत्र में शांति के लिए जरूरी है। हाँ, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में। ठीक है, तो हमने सहयोग के कई मजबूत स्तंभों पर बात की। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं। इस रिश्ते में वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनका जिक्र बार बार आता है? पानी का बंटवारा तो एक बहुत पुराना मुद्दा है। ये सबसे संवेदनशील और कह सकते हैं कि सबसे पुराना मुद्दा है। आप अंदाजा लगाइए, भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी नदियां बहती हैं? कई होंगी। 54 नदियां। 54। हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक सिर्फ 2 नदियों पर ही समझौता हो पाया है। सिर्फ 2 पर? एक तो गंगा पर 1996 में, और हाल ही में कुशियारा नदी पर। मतलब 52 नदियों पर अभी भी कोई औपचारिक समझौता नहीं है। बिल्कुल। और इनमें तीस्ता और फेनी जैसी बड़ी और जरूरी नदियां शामिल हैं, जिन पर बातचीत दशकों से अटकी हुई है। और ये बांग्लादेश में एक भावनात्मक मुद्दा भी है ना? बहुत बड़ा। ये वहां की राजनीति पर भी गहरा असर डालता है। पानी के अलावा अवैध प्रवास और रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा भी है। हाँ, ये एक और गंभीर चुनौती है। बांग्लादेश से होने वाला अवैध प्रवास भारत के सीमावर्ती राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल और असम पर बहुत दबाव डालता है। इससे वहाँ के संसाधनों और सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ता है। बिल्कुल। और रोहिंग्या संकट ने समस्या को और कैसे बढ़ा दिया है? जब म्यांमार से लाखों रोहिंग्या शरणार्थी भागकर बांग्लादेश आए, तो उनमें से कई भारत में भी घुस आए। इससे ये समस्या और जटिल हो गई। अब बांग्लादेश चाहता है कि भारत म्यांमार पर दबाव डाले कि वो अपने रोहिंग्या नागरिकों को वापस ले। तो ये एक मानवीय संकट होने के साथ साथ एक बड़ा कूटनीतिक मुद्दा भी बन गया है। हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, चीन का बढ़ता प्रभाव भी एक स्थायी चिंता बना हुआ है। हाँ, और ये एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है। बांग्लादेश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का एक अहम हिस्सा है, जबकि भारत सुरक्षा कारणों से इसका विरोध करता है। सही। चीन बांग्लादेश में बंदरगाहों, पुलों और पावर प्लांट्स में भारी निवेश कर रहा है। को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? क्या हमारे स्रोत भविष्य के लिए कोई दिशा सुझाते हैं? हाँ, स्रोत कुछ ठोस कदमों का सुझाव देते हैं। पहला,
उन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना जहां दोनों के हित सीधे जुड़े हैं, जैसे ड्रग्स और मानव तस्करी को रोकने के लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाना। अच्छा। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, जिससे सुरक्षा भी बढ़े और व्यापार भी आसान हो। बिल्कुल। और डिजिटल दुनिया में भी कुछ करने की बात है। हाँ, एक डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने का सुझाव है। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और ई-कॉमर्स पर फोकस होगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीकी लेन देन के नए रास्ते खुलेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिसकी नींव साझा इतिहास पर है, जिसे आज व्यापार और कनेक्टिविटी की मजबूत डोर ने बांधा हुआ है, लेकिन जिस पर जल बंटवारे और चीन जैसे भू राजनीतिक मुद्दों की छाया भी है। एकदम सही सारांश। ये एक मैच्योर रिश्ता है जो अपनी जटिलताओं और कह सकते हैं कि विरोधाभासों को संभालना सीख रहा है। ये उतार चढ़ाव से गुजरा है। हाँ, लेकिन इसने बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं किया। अगर आपसी फायदे पर ध्यान बना रहा तो दोनों देश इन चुनौतियों से निपट सकते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प और बहुस्तरीय संबंध है जिस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। बताइए। 2026 में बांग्लादेश एलडीसी दर्जे से बाहर निकल जाएगा, जिससे उसकी आर्थिक ताकत बढ़ेगी। उस वक्त वो भारत और चीन के साथ अपने रिश्तों में जो संतुलन साध रहा है वो और भी अहम हो जाएगा। आने वाला दशक सिर्फ इस द्विपक्षीय रिश्ते की ही परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया के आर्थिक और रणनीतिक नक्शे को फिर से परिभाषित कर सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये नया संतुलन कैसा दिखेगा और इसका असर पूरे क्षेत्र पर क्या होगा।